नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत न तो हालिया है न बहुत पुरानी है। 2 महीने पहले की है। सितंबर की बात है। तारीख थी 2 सितंबर 2023। जिला था भदोही और गोपीगंज जो उसका थाना क्षेत्र था वो था। लाला नगर एक गांव पड़ता है जो बनारस से और इलाहाबाद या प्रयागराज के जाने वाली जो मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे है। वहां पर लाला नगर गोपीगंज के ग्राम प्रधान राकेश कुमार यादव ने पुलिस को सूचना दी कि ज्ञानपुर की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक किशोरी का शव जो कमर के ऊपर पूरी तरह जला हुआ है वो पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा टोल प्लाजा से बस थोड़ा सा आगे झाड़ियों के बीच में ये शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने पंचनामा किया। पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तमाम उसकी फोटोग्राफ ली गई। बहुत देर तक उसे खुला रखा गया सील बंद करने के पहले कि शायद कोई पहचान ले। बहुत भीड़ ने उसको आते जाते देखा भी, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। पुलिस के सामने पहचान का संकट था। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज एंड स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी कुछ उसको चोटें और लगी थी जिससे ब्लीडिंग हुई थी और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। और ये जो बर्न इंजरी थी कमर से ऊपर, पेट्रोल की महक बहुत साफ आ रही थी। ये पोस्टमार्टम बर्न इंजरीज थी, यानी मरने के बाद उसके शरीर पर ये ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जलाया गया था। मैंने जैसे बताया पुलिस के सामने पहचान का संकट था। लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी। पंचायतनामा के समय उसकी उम्र 19 साल या 18 साल बताई गई थी। पुलिस ने, अब चूंकि ये नेशनल हाईवे है और कैमरे, इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सारे सीसीटीवी कैमरे बीती रात के खंगालने शुरू किए। पुलिस ने धीरे धीरे करीब 200 सवा 200 कैमरे पुलिस ने खंगाले नेशनल हाईवे पर और उसके आगे। तो ये समझ में आया कि कोई एक लड़का, कोई एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में पीछे एक टिन का बॉक्स लाद के ले गया था और जब वो टोल प्लाजा से काफी देर बाद वापस लौटा तो उसके उस मोटरसाइकिल में वो बॉक्स बंधा हुआ नहीं था। सिर्फ इतनी सूचना पर पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर को तलाशना शुरू किया। धीरे धीरे इतने कई जीबी कह लें, कई टीबी टेराबाइट सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ऐसा समझ में आया कि बॉक्स इतना बड़ा है जिसमें किसी डेड बॉडी को, लीन थिन एंड स्लिम लड़की की बॉडी को रखा जा सकता है और फिर उसे फेंक कर वापस आया जा सकता है। पुलिस ने तीर तो अंधेरे में ही चलाया था क्योंकि बिल्कुल कोई इसका कोई और छोर मिल नहीं रहा था। भदोही जिले में इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि कोई गुमशुदगी लिखी गई हो, इस लड़की की उम्र की गुमशुदगी लिखी गई हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा।
रेंज में भी कोशिश की गई लेकिन कुछ पता नहीं लगा। लिहाजा पुलिस ने उस मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते एएसपी राजेश भारती हैं वहां के भदोही जिले के, उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को धैर्य के साथ सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस करने के लिए कहा और इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ हो न हो इसी मोटरसाइकिल और इसके सवार से संबंधित ये बात लगती है। 11वें दिन पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करते करते और एक कड़ी से कड़ी किधर गया किधर से वापस आया और बिना बक्से के कब था, बक्से के साथ कब था, क्यों गया होगा वहां, कितनी बार उसने टोल प्लाजा को क्रॉस किया और गया वो बनारस की तरफ। अंतिम लोकेशन उसकी ऐसी लग रही थी कि बनारस की तरफ से आया और भदोही यहाँ घटना जहां पर हुई थी वहां पर उसने उसे बक्से को, लाश को फेंका, बक्से को कहीं और फेंका और उसके बाद फिर वो वापस बनारस की तरफ ही चला गया। तो पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था पुलिस का वो बनारस शहर ही था कि हो न हो यहीं से उसकी ओरिजिन रही होगी। और उस मोटरसाइकिल को ट्रैक करते करते पुलिस पहुंची और मोटरसाइकिल चलाने वाले उपेंद्र श्रीवास्तव पुत्र राम मोहन श्रीवास्तव, कंचनपुर गेट, भिखारीपुर, मड़ुआदी, वाराणसी। पुलिस ने इसको वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपना काम शुरू किया कि भाई तुम एक बक्सा लेके वहां गए थे, फिर वहां से लौटे बिना बक्से के, कितने बजे वहां गए, बक्से में क्या था, किसको दे के आए। फिर वही किस्से कहानी, आदमी इतनी आसानी से तो कुछ बताता नहीं कि साहब वो हमारे फलां रिश्तेदार रहते हैं, उनके लड़के पढ़ने वाले थे, वो फलां जगह किराए पर रहने वाले थे और फिर उनका सामान कुछ मेरे पास रह गया था, वो सामान मैं देने गया था। पुलिस ने उस रिश्तेदार से भी पूछताछ की। रिश्तेदारों ने साफ मना कर दिया कि साहब न तो ये मेरे यहाँ कभी आया था, न इसने कभी कोई सामान हमें दिया था। भोला भाला सा चेहरा और पुलिस को उसकी बात पर यकीन हो रहा था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये सारी बातें उस फैक्ट्स को से कन्फ्रंट करने पर सही नहीं बैठ रही हैं, पुलिस ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। और जैसे ही पुलिस ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया वैसे ही बहुत देर तक वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया। आशिक, मैंने आपको बताया कि आशिक मिजाज लोग या इस तरह के अपराधी जिनके दिमाग में आशिकी का भूत रहता है, वो जिसे कहते हैं कि वो अभ्यस्त अपराधी नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम को झेल नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में जब टूट गया तब उसने पूरी बात बताई कि वो एक कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करता था और इसी सिलसिले में इस जिसका शव बरामद हुआ इस लड़की से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। उसने बताया कि फिर उसने एक अलग से, घर के अलावा एक अलग से कमरा किराए पर लिया महामनापुरी कॉलोनी वाराणसी में, और दिन के समय थोड़ा समय निकालकर उस लड़की के साथ उस महामना नगर कॉलोनी के उस कमरे में रहा करता था। शाम को ये भी अपने घर, वो भी अपने घर। पास के मोहल्ले की ही रहने वाली लड़की थी। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। तभी उसने, सेल्समैन था, घूमा करता था, उसका काम ही था, तभी उसने ये नोटिस किया कि लड़की के संबंध पड़ोस के एक और लड़के से हैं। शाम के वक्त कभी वो जूस की दुकान पर, कभी वो चाय कॉफी की दुकान पर उस लड़के के साथ दिखाई पड़ी। अगले दिन लड़के ने, उपेंद्र नाम था उसका, उपेंद्र ने लड़की से पूछा कि ये कौन है।
लड़की ने एक टके सा जवाब दिया, तुमसे क्या मतलब, कोई भी हो। ये बात उपेंद्र को बहुत बुरी लगी। उपेंद्र ने अपना सब काम छोड़ के उस लड़के का पीछा शुरू किया। तो पता ये लगा कि दिन में जब उसके यहां से निकलकर घर के लिए जाती थी, इस बीच में वो टेलीफोन से उस लड़के से संपर्क कर लेती थी। थोड़ी देर ही सही, लेकिन उसके साथ कहीं बाजार में कोई सामान लेना, कुछ खरीद फरोख्त करना, कुछ कहीं चाय कॉफी पीना, घंटे 2 घंटे उसके साथ भी घूमती थी, तब घर पहुंचती थी। लड़के ने इसका विरोध किया और ये कहा कि अगर हमारे साथ रहना है तो उससे संबंध खत्म करने होंगे। लड़की ने फिर टके सा जवाब दिया कि तुम सिर्फ अपने तक ही सीमित रहो, मुझे क्या करना है मैं जानती हूं। उपेंद्र आगे बताता है पुलिस को कि तभी उसने ठान लिया कि अगर मैंने इसको दोबारा उस लड़के के साथ देखा तो मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा। घटना वाले दिन मैंने जो आपको बताया 2 सितंबर 2023 को, यानी 1 सितंबर 2023 को दिन भर साथ रहने के बाद शाम 6 बजे लौटते समय उसने फिर बताया कि भाई देखो, अगर दोबारा मैंने उसके साथ देख लिया तो फिर हमसे ये बर्दाश्त भी नहीं होगा और फिर हमारे तुम्हारे संबंध खत्म। लड़की ने फिर कह दिया कि तुम चाहो तो संबंध खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम कोई नहीं होते हो कि मैं किसी के साथ घूमूं, किसके साथ टहलूं, किसके साथ न जाऊं, किसी के साथ जाऊं, ये तुम्हें कहने का कोई हक नहीं है। उसने कहा अच्छा ठीक है, आज इस बात का डिसीजन हो ही जाए। वापस उसे अपने कमरे पर ले गया, वही महामना नगर भिखारीपुर मड़ुआडी वाले अपने कमरे पर। वहां उससे फिर कहा, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा अब बताओ सही सही कि तुमको उससे संबंध रखना है कि नहीं रखना है। लड़की ने फिर मना कर दिया कि तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। इसी बात पर लड़की का सिर दीवार से पटक कर उसने उसे मार दिया। मारने के बाद वो बाजार से लोहे का बॉक्स, रस्सी और प्लास्टिक की पाइप खरीद कर ले आया। उस बॉडी को अच्छी तरह से, चूंकि जब तक रिगर मॉर्टिस न हो बॉडी में, यानी अकड़न न हो, उसे आप अपनी सुविधानुसार, जो उसका वॉल्यूम है वो तो आप नहीं कम कर सकते, लेकिन उसे अपनी सुविधानुसार तोड़ मरोड़ कर बॉडी को टेढ़ा करके, इलेक्ट्रिसिटी बहुत होती है बॉडी में, तो उसको उसने उस बक्से के भीतर रखा और बाइक पर बांधा और ठिकाने लगाने के लिए चल पड़ा। छोटा वाला जो सबसे स्टैंडर्ड साइज का बॉक्स टिन का होता है, और तो गांव देहात में शादी के समय उसमें ताला बंद करके लड़की के साथ दिया जाता है, कहते हैं सासू का सामान उसमें जाता है। बड़ा स्टैंडर्ड साइज का होता है, ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, बीच का साइज होता है। शादी वाले बक्से कहते हैं उसको, टिन के। कलर्ड भी मिलते हैं, लड़कियों की शादी में जो दिए जाते हैं वो नीले और हरे कलर के होते हैं ज़्यादातर, फूल पत्ती कभी कभी बनी होती है। वो वैसा ही था जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था। वहां से निकल पड़ा। वाराणसी से निकलने के बाद वो इलाहाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे, जीटी रोड भी जिसे कहते हैं, उस पर वो कई जगह रुका, लेकिन या तो कोई न कोई आ जाता था या किसी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ जाती थी और वो जो उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात थी वो कर नहीं पाता था। धीरे धीरे वो चलते चलते लाला नगर टोल प्लाजा, गोपीगंज, उससे चकवा महावीर रोड पर आगे आया। फिर देखा वहां पुलिस की एक पिकेट बैठी हुई है, फिर वापस लौट गया और टोल प्लाजा के पास बड़ी झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में शव को फेंक दिया निकालकर बॉक्स से, और मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर उसके चेहरे और ऊपर के भाग पर उसे जला दिया ताकि इसकी पहचान न हो सके।
इतना सब बताने के बाद पुलिस ने बॉक्स, मोटरसाइकिल, रस्सी और बाकी चीजें जो उसको डिस्पोजल के समय में उसने खरीदी थी, वो सब रिकवर करके उपेंद्र को जेल भेज दिया। अब आप देखिए कि ऐसी हत्या जिसका कोई सिर पैर नहीं था। एक बॉडी मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी हत्या करके, कहीं और हत्या करके, और इसे लाकर फेंका गया और मरने के बाद इसकी पहचान मिटाने के लिए इसे जलाया गया। कितनी चुनौती होगी लोग जो पुलिस को सुबह शाम कोसते रहते हैं। एक एक सीसीटीवी को पता करना, टाइम स्लॉट का अंदाज लगाना कि किस समय लाके डाला गया होगा, पास होने वाली हजारों हजार की ट्रैफिक में ये सेग्रीगेट करना कि इसमें कौन सा आदमी क्या लेकर गया था और कैसे वापस आया। कोई और क्लू नहीं था सिवाय इसके कि उसी सीसीटीवी फुटेज से ये क्लू ढूंढ के, और भी कई लोगों के नंबर जो उसमें संदिग्ध लग रहे थे उनको लाया गया, उनके नंबर प्लेट से उनका पता किया गया, पूछताछ की गई, जहां जहां उन्होंने बताया पुलिस वहां गई, वहां से आई। लेकिन बॉक्स पर जिधर पुलिस की निगाह टिक गई थी, वो जो असेसमेंट था पुलिस का, या जो पुलिस ने जो अंदाजा लगाया था, वो बिल्कुल सही बैठा। और इस तरह से जिसको कहते हैं शुद्ध रूप से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाले को डीआईजी विंध्याचल ने 25,000 रुपए का इनाम उस पूरी टीम को दिया। मैं भी सलूट करता हूं ऐसे पुलिस वालों को जिन्होंने इतना समय लगाकर बहुत बारीकी से एक एक चीज, आप सोचिए कि इलाहाबाद बनारस की जीटी रोड बहुत ही बिजी रोड है। हर जगह वहां पर जीटी रोड पर ये सीसीटीवी अब लगा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट रोड है, और कहीं लगे हों न हो, लेकिन टोल प्लाजा पे सीसीटीवी लगे हुए रहते हैं। सभी जगह टोल प्लाजा पे जो भी कोई कहीं किसी के साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई बात हो, तो आप भी जरूर टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करें। वो उपलब्ध करा देते हैं। साथ में आपके पुलिस वाला होना चाहिए कोई, वो बता देंगे आपके एक्सीडेंट से संबंधित, किसी के जाने आने से संबंधित ये सब चीजें। तो मैं 90 के दौर और अभी के दौर में यही बार बार कहता हूं, 90 के दौर में यह संभव नहीं था, कहीं सीसीटीवी नहीं थे। लखनऊ जैसे महानगर के बड़ी बड़ी बाजारों में भी कोई सीसीटीवी नहीं थे। अपराध करने वालों को पता करने में, और ये जो पुलिस के फेल्योर्स हैं वो सब 90 के दशक के हैं। जुडिशियल ट्रायल के जो फेल्योर्स हैं वो भी 90 के दशक हैं। बहुत दिक्कत है। लेकिन अब इसी सीसीटीवी ने हमारी राह आसान कर दी है। आज की घटना देखिए, आज की घटना वैसे तो सामान्य घटना है, लेकिन वो लड़की जान से गई 2 नाव पे पैर रखने से। और पता नहीं कितनी इस तरह की घटनाएं मैं बता चुका हूं कि जिसमें 2 नाव पर पैर रखा गया हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो जब तक नाव बराबर बराबर चल रही है, आपके पैर सधे हुए हैं, आप खड़े हैं, आपको लग रहा है आप जमीन पर खड़े हैं। जब भी लहरों के कारण या आपकी गलती के कारण नाव टकराएगी तो छिटक के दूर दूर जाएगी, और दोनों नाव दूर हुई नहीं कि आप बीच में गप से पानी में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत सधे हुए खिलाड़ी हैं, दोनों नाव पर पैर रखकर, और बहुत, जैसे वो कहते हैं, करतब के हिसाब से दोनों नाव को हम चला रहे हैं, दोनों पे पैर रखे हुए हैं। एक नाव को दूसरे नाव का पता नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई टकराहट होगी, नाव दूर दूर होंगी, आपका जो अंजाम वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। और यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि लड़का हो या लड़की हो,
विवाहित हो या अविवाहित हो, पुरुष हो या महिला हो, आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो एक न एक दिन आपको ही उसी पानी में डूबना होगा। एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज मैं फिर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा हूं। मैंने बताया था मेरी सगी भतीजी की शादी है और मैं मध्य प्रदेश में है। मुझे मध्य प्रदेश जाना होगा, उसके बाद जयपुर जाना होगा और 18 को मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए मैं रिपीटेड एपिसोड्स के लिए जयप्रकाश जी को कह दूंगा। तो आपको 5-6 दिन मेरे साथ ये बियर करना होगा कि रिपीटेड एपिसोड्स खाली छोड़ना भी ठीक नहीं है। रिपीटेड एपिसोड्स में 5% ही सही जो लोग नए हैं वो पुराने एपिसोड्स देख लेते हैं। पुराने वालों से या अपने सुधी श्रोताओं से ये अनुरोध है कि कृपा करके वो फिर वही उस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। मैं बार बार कहता हूं, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं। 3 साल से लगातार आपको हर दिन अपराध की सत्य बातें, सत्य कथाएं, सत्य घटनाएं, सच्ची कहानियां बताता रहता हूं हर दिन। लेकिन जब मुझे कहीं जाना हो, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना हो, तब फिर मेरी मजबूरी होती। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कहता। अभी कुछ लोग जरूर कहेंगे कि आपने तो कहा था कि क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, अपराध हमेशा बना रहेगा, तो कैसे अपराध खत्म हो गया और कहानियां अपनी पुरानी डालनी शुरू कर दी। तो आप भी हमारे परिवार के लोग हैं, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है आपसे, लेकिन मैं पहले इसीलिए बता रहा हूं कि अब मैं 18 को ही आपसे सीधे रूबरू हो पाऊंगा। आशा है आप मेरी इन बातों को कतई अन्यथा नहीं लेंगे और आज की घटना में मेरी राय से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।